कक्षा 6 गणित। आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 5.5। इस प्रश्नावली में पहला प्रश्न दे देगा, निम्नलिखित में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण है। यहाँ पे पहले समझ लेते हैं लंब रेखाएं क्या होती हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे के बीच में 90 अंश का कोण बनाए, मान लेते हैं इस प्रकार से दो रेखाएं हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं इसको एल रेखा है, यहाँ पे ए बी रेखा पर लंबवत है, लंब मतलब 90 अंश का कोण बनाए। दो रेखाएं एक दूसरे के बीच में यदि 90 अंश का कोण बनाएंगे ना, तो यहाँ पर यम पर बना रहा है 90 अंश, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, तब आपस में दोनों रेखाएं लंब रेखाएं कहलाएंगी। दो रेखाएं होनी चाहिए, दो रेखा रहे, भुजा रहे, उनके बीच में बस एक 90 अंश का कोण रहे। यहाँ पर लिखा हुआ है लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक क्या होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे ए बी रेखा है, ए बी यहाँ पे रेखाखंड है, इसको क्या कर दे कि कोई भी रेखा रहे दो बराबर भागों में बांट दे। मतलब यहाँ पे इस प्रकार से, मतलब यहाँ पे जो लंबवत रेखा रहे ना, यहाँ पे ए एन यह वाली लंबाई, ए एम यह वाली दूरी, और यहाँ पे बी एम यह दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो वहीं कोई भी रेखा रहेगा दो बराबर भागों में बांट देगा। कोई लंबवत रेखा मान लेते हैं इस प्रकार से कोई रेखा है, उसको यहाँ पर कोई हम लोग मान लेते हैं, चलिए कुछ और हम लोग नामकरण कर देते हैं, सी डी हो गया। और यहाँ पर कोई हमने लंबवत रेखा खींचा, लंबवत मतलब 90 अंश का होना चाहिए, और इसको दो बराबर भाग में बांट दे। तो यहाँ पे देखने से तो अभी नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग स्केल की मदद से मापेंगे। तो यहाँ पर यह वाली दूरी मान लेते, थोड़ा इसको और इधर हम कर देते हैं, यहाँ पे यह वाली दूरी सी डी, यहाँ पे चलिए यहाँ पर ओ नामकरण कर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं सी डी कोई रेखाखंड था, इसको यहाँ पे ए बी रेखा ने दो बराबर भाग में बांट दिया। तो यहाँ पे सी ओ, यहाँ पे सी ओ इतनी दूरी, और यहाँ पे ओ डी, यह दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। यही होता है लंब समद्विभाजक। कोई भी रेखाखंड को कोई भी रेखाखंड को हमेशा दो बराबर भागों में बांटेगा। कोई भी रेखा रहे दो बराबर भागों में बांट दे। तो यहाँ पे इस प्रकार मान लेते हैं कि यहाँ पे सी डी रेखाखंड था, उसको ए बी रेखा ने दो बराबर भागों में बांट दिया, तो यहाँ पे सी ओ बराबर ओ डी हो जाएगा। तो यही होता है लंब समद्विभाजक। चलिए बाकी हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों पर आ जाते हैं। यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण है। लंब रेखाओं के उदाहरण हमें पूछा हुआ है। पहला ए दिया हुआ है, मेज के ऊपरी सिरे की आसन्न भुजाएं। आसन्न मतलब जो जिसमें एक शीर्ष उभयनिष्ठ होता है। हम यहाँ पर देखिए मेज का ऊपरी सिरा बना देते हैं, आयताकार ही होता है, यहाँ पे इस प्रकार से हम बनाते हैं। सिर्फ हम इसका ऊपरी सिरा बना रहे हैं। यह यहाँ पे मेज का ऊपरी सिरा कुछ इसी प्रकार से रहता है। यहाँ पे प्रत्येक, यहाँ पे हमें हर जगह पे 90 अंश का कोण रहता है, मतलब तीनों कोनों पे जो तीनों शीर्ष हैं यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। आयताकार ही रहता है या फिर वर्गाकार भी हो सकता है। तो यहाँ पर इतना है कि हम लोग को 90 अंश का कोण बनता है। और आसन्न भुजाएं मतलब यहाँ पे यह शीर्ष हो गया, कोना जो होता है वही होता है शीर्ष, जहाँ पर कोण बनता है। तो यहाँ पर यह भी भुजा कहलाई जाएगी, यह भी भुजा, इस प्रकार से कुल 4 भुजाएं हैं, 4 रेखाखंड कह लीजिए या 4 भुजाएं हैं। तो यहाँ पे आसन्न मतलब जिसमें एक शीर्ष उभयनिष्ठ होता है, उसे बोलते हैं आसन्न भुजाएं। देखिए यह वाली भुजा है, यह वाली भुजा, इन दोनों भुजाओं को ले, उभयनिष्ठ शीर्ष यहीं पे बन रहा है, तो यह दोनों भुजाएं क्या आसन्न भुजाएं कहलाएंगी। यह दोनों भुजाएं आसन्न भुजाएं। तो यहाँ पर दिया हुआ कि मेज के ऊपरी सिरे की आसन्न भुजाएं। यहाँ पे देखिए लंब रेखाओं के उदाहरण है। यहाँ पे लंब रेखाओं का मतलब हमने बताया कि 90 अंश का कोण बनाना चाहिए। देख रहे हैं कि यह भी रेखा और यह भी रेखा क्या है, आपस में यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएगी। और यहाँ पर या तो इसको साथ में ले लीजिए, यह दोनों आपस में आसन्न भुजाएं हैं, क्योंकि यह शीर्ष उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। कोई भी दो आसन्न भुजाएं लीजिए, या तो आप इसको ले लेंगे तभी भी 90 अंश का कोण बनेगा, इन दोनों भुजाओं को लेंगे तभी भी यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पे मेज रहेगा, मेज के ऊपरी भाग में जो भी आयताकार रहेगा या वर्गाकार होगा, आपके घर में मेज होगा तो उसको आप देख लीजिएगा, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा ही बनेगा। तो दोनों जो आसन्न भुजाएं रहेंगी ना, या तो इन दोनों की बात कर लेंगे, इन दोनों की, यहाँ पे किन्हीं दोनों की बात कर लेंगे। यहाँ पे बस आसन्न भुजाएं होनी चाहिए, जस्ट बगल वाली भुजा जिसमें एक शीर्ष उभयनिष्ठ होता है। तो आप देखेंगे कि जो दोनों आसन्न भुजाएं हैं ना, वह एक दूसरे पर लंबवत हैं, हमेशा 90 अंश का कोण बना रही है। तो ही होता है लंब मतलब 90 अंश का कोण, ये समझ लीजिए कि यहाँ पे एक भुजा दूसरे भुजा पर 90 अंश का कोण बना दे। यहाँ पे इस प्रकार से 90 अंश का कोण बने तो वो होता है लंब रेखाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है। चलिए ए वाले में यहाँ पे दिया हुआ है ना, रेल पथ की पटरियाँ। रेल पथ की पटरियों की हम लोग बात करें ना, तो देखिए इस प्रकार से कुछ रहते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पे दोनों समांतर रहता है, यहाँ पे लिखते हैं समांतर रेखाएं। रेल की पटरियाँ समांतर रहती हैं, इनके बीच की लंबवत दूरी आपस में बराबर रहती है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि दो रेखाओं, मतलब यहाँ पे दो रेखाएं हैं ना, पटरियाँ दो समांतर ही होती हैं जिस पर ट्रेन चलती है। तो यहाँ पर ना, यहाँ पे रेल पथ की पटरियाँ यहाँ पर लंबवत नहीं होती आपस में, दोनों क्या है समांतर है, एक दूसरे के समांतर। यहाँ पे 90 अंश का कोण नहीं बन रहा है। रेल की दोनों पटरियाँ समांतर होती हैं, लंबवत नहीं होती हैं। तो यहाँ पर यह नहीं हो पाएगा,
इसको हम लोग नहीं ले सकते। हम यहाँ पे फिगर बना कर दिखा रहे हैं आपको, फिर हम लोग नोट भी कर देंगे, इसको कॉपी पर नोट कर देंगे। यहाँ पे दिया हुआ है ना कि यहाँ अक्षर यल बनाने वाले रेखाखंड, यहाँ पे अक्षर यदि यल बनाना है तो यहाँ पे देखिए यल प्रकार से दिया हुआ है ना, तो इसको आप इस प्रकार से बनाइएगा। ये इसका मतलब है ऐसे बनाना है, इस प्रकार से खींच दिया। और फिर इसको आपको इस लंबवत खींचना है। इसका मतलब है यल, मतलब यहाँ पे लंबवत कहने का इसका मतलब है लंबवत। यहाँ पे किरण नहीं भी बनाएंगे तो चल जाएगा। यहाँ पे यल है तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। यदि लंबवत यल यहाँ पे यदि हम इसको मिटा भी दें, रेखाखंड भी रहे तो यहाँ पे 90 अंश का बीच में कोण बनेगा, तो 90 अंश का कोण बनेगा तो ये हो जाएगा लंब। यहाँ पे लंब रेखाएं ये दोनों आपस में कहलाएंगी, एक दूसरे के ऊपर लंब है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। यह लंब रेखाओं के उदाहरण है। और यहाँ पे दिया हुआ है ना अक्षर भी बनाने वाले रेखाखंड। अच्छा, भी को यदि हम लोग बनाएं ना तो इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे। चलिए इसको हम रेखाखंड करके ही बनाते हैं, किरण नहीं बनाते हैं, इसी प्रकार से रहने देते हैं। तो यहाँ पर जो भी कोण बनेगा यह 90 अंश का कोण बनेगा नहीं। यहाँ पे दो भुजाएं होनी चाहिए, या दो भुजाएं हो, दो रेखाखंड हो, दो किरणें हो, तो इनके बीच में कितना अंश का कोण बनना चाहिए? 90 अंश का कोण बनना चाहिए। तो यहाँ पर भी न्यून कोण ही है, यहाँ पे इस प्रकार से बन रहा है, तो 0 अंश और 90 अंश के बीच में न्यून कोण है, तो यहाँ पर भी 90 अंश नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। तो यह भी लंब रेखाओं के उदाहरण नहीं बना। इनके बीच में 90 अंश का कोण बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 0 अंश और 90 अंश के बीच में ही बनेगा, तो यहाँ पर भी नहीं बना। तो देखिए यहाँ पर ए वाला विकल्प सही हो जाएगा और सी वाला विकल्प, यही दो लंब रेखाओं के उदाहरण है। इनमें ही 90 अंश का कोण बनेगा, एक इसमें 90 अंश का कोण बन रहा है और यहाँ पे यल में 90 अंश का कोण बन रहा है। पहले वाले प्रश्न में हम लोग को लंब रेखाओं के उदाहरण बताना था, तो इसमें ए हो जाएगा और यहाँ पे सी हो जाएगा। ए और सी में 90 अंश का कोण बना है, दो भुजाओं के बीच में 90 अंश का कोण बना है, तो यही दो लंब रेखाओं के उदाहरण है। चलिए आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न हमें दे दिया गया ना, मान लीजिए रेखाखंड पी क्यू, रेखाखंड पी क्यू है, रेखाखंड यहाँ पे एक्स वाई पर लंब है। लंब है मतलब हमने बताया कि 90 अंश का कोण बनाएगा। मान लीजिए ये परस्पर बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करते हैं मतलब एक दूसरे को काटते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि कोण पी ए वाई की माप क्या है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे पहले हम लोग रेखाखंड पी क्यू बना देते हैं और यहाँ पर रेखाखंड एक्स वाई पर लंब है। चलिए यहाँ पर हल हम लोग दूसरे वाले प्रश्न करने वाले हैं। हल दूसरे वाले प्रश्न को यहाँ पे लंबवत बना दीजिए दो रेखाखंड, ये हम इस प्रकार से बना देते हैं। किसी भी लंबाई का ले लीजिए और यहाँ पे हम लंबवत बना देते हैं। चलिए यहीं से बना देते हैं हम लोग लंबवत। हम लोग उतना बड़ा नहीं खींचते हैं, बस इन दोनों से मिलाते हुए हम लोग इतना ही बड़ा खींच लेते हैं, ठीक है। चाहे तो हम लोग पूरा मिला देंगे तो इस बिंदु पर मिल जाएगा, लेकिन हम बस इस प्रकार से खींच लेते हैं। दो रेखाखंड हमने खींच लिया जो एक दूसरे पर क्या है 90 अंश के कोण बनाएंगे। यहाँ पे प्रत्येक, यहाँ पर भी 90 अंश कोण बनेगा, यहाँ पर भी चारों यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। चलिए तो यहाँ पर हम एक बार नामकरण देखते हैं। दिया हुआ है हमें कि रेखाखंड जो पी क्यू है ना, एक्स वाई, रेखाखंड एक्स वाई पर लंब है। तो यहाँ पर पहले हम लोग एक्स वाई खींच देते हैं। एक्स वाई पर यह लंब हो गया जो यहाँ पे पी क्यू है, 90 अंश का कोण बना रहा है। चलिए यहाँ पर जो है मान लीजिए कि ये परस्पर बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करते हैं। जहाँ पर ये प्रतिच्छेद किए हुए हैं ना, यहाँ पर जो काटे हुए हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ये बिंदु पर यहाँ पर प्रतिच्छेद करें या मिल रहे हैं, जो भी समझ सकते हैं इसको, यहीं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है ना कोण पी ए वाई की माप क्या है। यहाँ पर देखिए पी और फिर ए फिर वाई। अच्छा, इसी कोण की बात कर रहा है। इस कोण की हम लोग बात करें तो यहाँ पे पहले ही लंब बता दिया, तो यहाँ पे चारों कोण 90 अंश के हो जाएंगे। यह 90 अंश का कोण होगा। लंब का मतलब ही होता है 90 अंश। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कोण पी ए वाई बराबर 90 अंश। तो इस प्रकार से ये भी प्रश्न हल हो गया। कोई भी दो रेखाखंड रहे हैं, रेखा रहे, लंब रहेंगी तो 90 अंश का कोण बनाएंगी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 देगा ना, आपके ज्यामिति बॉक्स में दो सेट स्क्वायर हैं, इनके कोनों पर बने कोणों के माप क्या हैं? क्या इनमें कोई ऐसी माप है जो दोनों में उभयनिष्ठ है? दोनों में उभयनिष्ठ करने की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे सेट स्क्वायर का मतलब यहाँ पे इन्हीं दोनों की बात कर रहा है। एक तो आपको यह मिलेगा, आप यहाँ पे ज्यामिति बॉक्स खरीद लीजिएगा तो इसी में आपको ये दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को सेट स्क्वायर की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें बात करते हैं ना, तो इसमें दोनों 45 अंश का कोण होता है। यहाँ पे दोनों कोनों पे यहाँ पे ना 45 अंश का कोण बनेगा, और यहाँ पर बात करेंगे तो 90 अंश का कोण बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसके और इसके बीच में 90 अंश का कोण बनेगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, और यहाँ पे एक में यहाँ पे 60 अंश का बनता है, और एक पर यहाँ पर 30 अंश का कोण बनता है। आप चाहें तो बनाकर देख सकते हैं इसको। एक को हमने ले लिया फिलहाल में। अब यहाँ पर देखिए एक को हम इस प्रकार से खींच देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कोना मतलब घिस गया है,
यहाँ पर एकदम सीधा रहेगा, यह सीधा आकर मिलेगा, यह 90 अंश का बनेगा। अभी हम नाप कर भी आपको दिखाएंगे, यह 90 अंश का है। और यहाँ पे जो इसमें शेष दो है ना, ये 45 अंश के कोण। यहाँ पे हम शेष दोनों को बना देते हैं इस प्रकार से, और यह बनेगा इस प्रकार से। यहाँ पे ये थोड़ा सही नहीं है, सही रहता तो यहाँ पे 45 अंश का कोण बनेगा। बाकी हम माप कर आपको दिखाएंगे। एक हो गया, और इस प्रकार से बना देते हैं दूसरे वाले को। बाकी हम लोग स्केल से मिला लेते हैं, क्योंकि इसमें कोना सही से बना नहीं हुआ है। ठीक है, और इसमें भी सही से नहीं था, चलिए इसको भी हम बना लेते हैं सही से। देखिए सही तो यहाँ पर भी नहीं था। चलिए बाकी हम लोग नाप लेते हैं। देखिए यहाँ पर नापेंगे तो यह आपको ठीक 90 अंश का मिलेगा। यह आपको दोनों एक भुजा को हमने इस पर किया तो एक भुजा इस पर है, ठीक 90 अंश का है, यह एक 90 अंश का बन गया। चलिए इसको नापेंगे तो यह 45 अंश का रहेगा। यहाँ पे नापेंगे ना, इसको एकदम से इस लाइन पे मिलाएंगे तो यहाँ पर देखिए 40 और 50 के बीच में जाएगा, 45 अंश बनेगा। यहाँ पे 45 अंश बना। यहाँ पे इसको भी हम लोग मापते हैं, सही से मिलाएंगे ना तो यह 45 अंश पर ही होते हुए जाएगा। देखिए यहाँ पर 40 और 50 के बीच में, क्योंकि हम लोग इधर से माप रहे हैं ना, तो यहाँ पे 10-20 यहाँ पे नापेंगे, 40 और 50 के बीच में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी बनेगा यह 45 अंश। तो यह वर्ग वाला है, इसमें हमने यह वाला स्क्वायर सेट लिया था। इसमें दो 45 अंश के कोण होते हैं और एक 90 अंश का होता है। हमने एक में आपको करके दिखाया। ठीक है, यह हो गया। चलिए यहाँ पे दूसरे वाले को हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर हमने बताया कि एक यहाँ पर 90 अंश का कोण तो रहेगा ही। देखिए इसको हम लोग बना देते हैं, तो यह हो गया एक। और चलिए यह होता है 60 अंश का। चलिए इसको हम बनाते हैं। यह हो गया। अभी हम लोग इसको मिला देंगे, यह 60 अंश और यह होता है 30 अंश का। अभी इसको हम लोग स्केल की मदद से मिला देते हैं, क्योंकि इस पर सही से बना हुआ नहीं है, काफ़ी खुदरा है, फ्रेश होना चाहिए स्केल की तरह। यह हो गया। चलिए अब हम लोग चाँदे की मदद से माप लेते हैं। चलिए चाँदे से मापेंगे तो यह आपको ठीक 90 अंश मिलेगा। बस यहाँ पे सही से ये मिलाया होना चाहिए, यहाँ पे ये सही से होना चाहिए। यहाँ पे ठीक आपको ये 90 अंश का कोण ही मिलेगा। एक भुजा इस लाइन पे मिलेगी और एक भुजा इस लाइन पे, यहाँ पे 90 अंश का कोण मिला। यहाँ पे दूसरे वाले में हम लोग नाप रहे हैं, यहाँ पे दूसरे वाला स्क्वायर सेट था। और यहाँ पे देखिए यह होगा 60 अंश का कोण। यहाँ पे अच्छे से मिला के इस प्रकार से नापेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं 60 अंश पे जा रहा है ना। इधर से हम लोग माप रहे हैं तो यहाँ पे 10-20 करेंगे तो यहाँ पे 60 तक, तो यह है 60 अंश। और यह बनेगा आपका 30 अंश। यहाँ पर मिलाइए, मिलाएंगे अच्छे से तो देख रहे हैं कि यह 30 अंश पे होते हुए जा रहा है। 30 अंश पे इधर से हम लोग माप रहे हैं, यह 30 अंश बना। तो यहाँ पे दोनों स्क्वायर सेटों को हमने माप कर भी आपको दिखाया। चलिए तीसरे वाले प्रश्न में हम लोग बस नोट कर देते हैं कि एक सेट स्क्वायर में यहाँ पे 90 अंश 60 अंश 30 अंश है, और एक में क्या है 90 अंश 45 अंश 45 अंश है। चलिए यहाँ पर हम लोग नोट कर देते हैं। एक में आपको मिला 90 अंश का मान 2 45 अंश था। एक यहाँ पे सेट स्क्वायर 90 अंश 45 अंश का लिख देते हैं, सेट स्क्वायर है। तथा दूसरा एक 90 अंश 45 अंश का था, और तथा दूसरा 90 अंश, यहाँ पे लिखते हैं 90 अंश तो था ही, एक 30 अंश था और एक 60 अंश का सेट स्क्वायर है। यहाँ पे एक में 90 अंश 45 अंश मिला और दूसरे में 90 अंश 30 अंश 60 अंश मिला। और देखिए प्रश्न में अभी हमसे पूछा था ना कि यहाँ पे जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, इनमें से क्या कोई माप ऐसा भी है जो दोनों में उभयनिष्ठ है? तो उभयनिष्ठ दोनों की हम लोग बात करें तो ये 90 अंश आ रहा है। ठीक है, लिख देते हैं दोनों
सेट स्क्वायर में उभयनिष्ठ रहेगा कोण लिख सकते हैं या माप लिख सकते हैं। चलिए माप लिख देते हैं, उभयनिष्ठ कोण या कोष्टक में इसको माप भी लिख देते हैं, माप 90 अंश है। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 दे गया है ना, इस आकृति को ध्यान से देखिए। रेखा यल रेखा यम पर लंब है। यहाँ पे जो यल रेखा है ना, रेखा यल यहाँ पे यम पर लंब है, इस पर लंब है। यहाँ पे लंब किसी की बात कर लें, बस दो रेखाएं खींचिए, यल यम नामकरण कर दीजिए, दोनों एक दूसरे पर लंब ही रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए रेखा यल जो है, यह वाली रेखा यल रेखा यम पर यहाँ पे लंब है, 90 अंश का कोण बनेगा। चलिए ये हो गया। अब इस प्रकार से हमें कुल 4 प्रश्न दिया हुआ है, चारों प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पैमाना दिया हुआ है, यहाँ पे 0 से शुरू किया गया है, 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 8 तक है। और साथ साथ तो यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं 1 2, यहाँ पे इनके नीचे इसके ऊपर नामकरण भी दिया हुआ है। यहाँ पे बिंदुओं का इनका नामकरण दे दिया गया है, ABCD इस प्रकार से नामकरण किया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या, CG मतलब CE, C से लेकर E तक, यहाँ तक की बात कर रहा है। तो यही बिंदु E है, ठीक है, यह D है, यह E है, यह F है। तो यहाँ पे CE, तो CE की बात कर रहा है, बराबर EG, E से लेकर यहाँ पे G तक की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है दोनों बराबर ही होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 मात्रक बोल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमें मात्रक नहीं दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर है कि मीटर है, क्या है। यहाँ पे इनके 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हमें नहीं पता है। तो यहाँ पे 2 मात्रक लिख दीजिए, 2 यूनिट लिख दीजिए, 2 इकाई लिख दीजिए, है ना। मात्रक हमें पता नहीं, 2 इकाई ही लिख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए CE है, तो यहाँ पे C देखिए, C से यहाँ पे जाने पर तो यहाँ पे 1 मात्रक 2 मात्रक या 2 इकाई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2 मात्रक जो भी रहे मात्रक, हम चलिए इकाई ही लिख देते हैं, 2 इकाई हैं, बराबर। ये देखिए यहाँ पे यह EG, तो यहाँ पर E है और G तक जाना है। तो यहाँ पे देखिए 1 मात्रक 2 मात्रक, यहाँ पर भी मतलब 2 इकाई ही लिख देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि दोनों राशि है, दोनों बराबर ही है। तो यहाँ पर यह दिया हुआ क्या, यह मतलब यह दोनों आपस में रेखाखंड की बात कर रहा था, क्या दोनों ये आपस में बराबर है। तो जाहिर सी बात है यह बराबर है। तो यहाँ पे दोनों रेखाखंड आपस में बराबर था, दोनों 2 इकाई था। तो यहाँ पर पहले में हाँ भरा जाएगा, क्वेश्चन मार्क दिया था, पूछा था। यहाँ पे दिया हुआ क्या रेखाखंड PE रेखाखंड यहाँ पे CG को समद्विभाजित करती है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ना रेखा PE, यहाँ पे रेखा P यहाँ पर है, PE मतलब इसी रेखा की बात कर रहा है, जो यम रेखा है इसी की बात कर रहा है। रेखा PE इसकी बात कर रहा है। यहाँ पे CG को समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। तो CG देखते हैं कहाँ पे, यहाँ पे C हो गया, और यहाँ पे C से जाना है आपको G पे। तो यहाँ पे G यहाँ पर है। तो देख रहे हैं कुल 4 मात्रक हो रहा है। यहाँ पे C यहाँ पर है और G यहाँ पर है, कुल 4 मात्रक हो रहा है। 1 2 3 4 या 4 इकाई भी समझ सकते हैं। तो देख रहे हैं कि 2 इकाई इधर है, मतलब यहाँ पे जो भी रेखा समद्विभाजित कर रही है PE, तो यहाँ पे 2 इकाई इधर हो रहा है और 2 इकाई इधर है ना। तो यहाँ पे समद्विभाजित तो कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 2 इकाई यहाँ पर बना, 2 इकाई और 2 इकाई यहाँ पर बना, समद्विभाजित कर रहा है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यहाँ पे CE, जो CE है, C से E तक की दूरी वही है E से G तक की दूरी, E से वही है E से G तक की दूरी, बराबर यहाँ पे 2 इकाई है। यहाँ पे कथन में जो दिया गया था वो सही दिया था कि यहाँ पर जो PE रेखा है ना, वह यहाँ पे CG को 2 बराबर भागों में बांट रही है, तो यहाँ पे समद्विभाजित कर रही है। तो यहाँ पर यह भी कथन सही दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग नोट भी कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हाँ। पूछा था कि क्या समद्विभाजित करे, तो हम लोग लिख देते हैं हाँ समद्विभाजित कर रही है। C में दिया हुआ है कोई 2 रेखाखंडों के नाम लिखिए जिनके लिए PE लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का मतलब यहाँ पर पहले ही हमें बता दिया कि यहाँ पर लंब है, यहाँ पर जो यल रेखा है ना, इस पर यहाँ पे यम रेखा लंब पहले से है। और यहाँ पर हम लोग को P मतलब यही इसी रेखा यम की बात कर रहा है कि यहाँ पे कोई 2 उदाहरण दे दीजिए जिनके लिए क्या कर दे। यहाँ पर यह देखिए लंब तो है, लेकिन समद्विभाजक मतलब 2 बराबर भागों में बांटे। तो देखिए किसको किसको 2 बराबर भागों में बांट रही है। यहाँ पर जो यहाँ पे PE रेखा है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक यदि हम लोग सिर्फ दूरी ले लें, D से F तक की यदि हम लोग दूरी ले लें ना, तो यहाँ पे एक एक इकाई में बांट देगा इसको। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 2 मात्रक है, यहाँ से यहाँ तक 2 इकाई है, एक इकाई यह बनेगा, एक इकाई यह बनेगा, है ना। इसको भी क्या कर देगा, 2 बराबर भागों में बांट देगा। DF को भी बांट देगा। यहाँ पे CG को भी आप ले सकते हैं, अभी हमने यहाँ पे करके दिखाया आपको कि यहाँ पे C से लेकर G तक ले सकते हैं आप, इसको 2 इकाई में बांट देगा। यहाँ से B से लेकर आप H तक ले सकते हैं, B से H रहेगा तो 3 इकाई में बांट देगा। यहीं पर जो PE है वो यहाँ पे B से यदि H तक लेंगे तो 3 इकाई में बांटेगा। C से लेकर यदि आप G तक ले रहे हैं, C से लेकर G तक ले रहे हैं, 2 इकाई में बांटेगा।
डी से एफ तक ले रहे हैं तो एक एक इकाई में बांटेगा। तो यहाँ पे लंब तो पहले से समद्विभाजक मतलब 2 बराबर भागों में बांटे, तो यहाँ पे पी लंब तो पहले से समद्विभाजक 2 बराबर भागों में बांट किसको रहा है, यहाँ पर हम लिख देते हैं डी ई को लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डी ई रेखाखंड को, ठीक है। यहाँ पे डी ई को लिख सकते हैं, यहाँ पे एक एक इकाई में इसको बांट रहा है ना। यहाँ से ई से मतलब डी से ई तक एक इकाई हो जाएगा और ई से एफ तक एक इकाई हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग सी, यहाँ पे सी जी को लिख देते हैं सी जी को 2 इकाई बांटेगा, सी जी हो गया। चलिए सी जी को भी आप लिख सकते हैं और बी एच को भी आप लिख सकते हैं, बी एच को 3 इकाई में बांटेगा। रेखाखंड जो बी एच है इसको 3 इकाई में बांट देगा। हम 2 ही लिखना था, हमने 3 लिख दिया। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर डी पे। प्रश्न नंबर डी में दे दिया गया है ना, क्या निम्नलिखित सत्य है। यहाँ पर हम 3 ऑप्शन करके दिया हुआ है कि यहाँ पर बताइए कि ए सी, यहाँ पे एफ जी, यहाँ पे यह बड़ा है और इस प्रकार 3 बताना है। तो चलिए हम लोग पहले ए सी को देखते हैं, ए सी कितना इकाई हो रहा है। यहाँ पे ए हो गया, सी, ए सी यहीं तक है तो 2 इकाई हो रहा है। ए देखिए 1 इकाई यहाँ पर, 1 इकाई यहाँ पर, 2 इकाई हो रहा है। तो देखते हैं कि यह बड़ा हो रहा है कि नहीं एफ जी से। तो यार देखिए एफ और जी यहीं पर है, एफ जी कितना है, 1 ही इकाई है। यहाँ पे इनके बीच की दूरी, 2 बिंदु के बीच की दूरी 1 ही इकाई है, तो यहाँ पर 1 है। तो मतलब यहाँ पर यह जो पहला दिया हुआ है ये कथन सत्य दिया हुआ है, सही दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर सी डी को हम लोग नोट करते हैं। देखिए सी डी, यहाँ पे सी डी यही है 1 इकाई, तो यहाँ पे 1 हम लोग लिख देते हैं, 1 इकाई और बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है। चलिए जी एच, तो देखिए जी और एच यहीं पर है ना, इनके भी बीच की दूरी कितना है, 1 इकाई ही है। तो यहाँ पर यह भी दोनों आपस में बराबर है, यह भी कथन सही दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे बी सी को हम लोग देखते हैं, बी सी यही है ना, यहाँ पे 2 से 3 तक तो 1 इकाई है इनके बीच की दूरी। यहाँ पे रेखाखंड बी सी की लंबाई कितना है, 1 इकाई। तो और यहाँ पे इसको हमें बड़ा बताना है, किसको, यहाँ पे ई एच को। तो देख लीजिए ई है, ई से एच तक, ई से एच तक कितना इकाई हो जाएगा, ई यहाँ पर है 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई। तो यहाँ पर ये हो गया 3 इकाई। तो जाहिर सी बात है 3 1 से बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है 1 से। तो यहाँ पर यह ई जी जो ई एच है, ई एच क्या है, बी सी से बड़ा है, ये भी कथन सही दिया हुआ है। तो इसमें तीनों कथन सही दिए थे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं डी में सभी सत्य, सभी सत्य है। तो इस प्रकार से प्रश्नावली में कुल 4 ही प्रश्न थे, 4 प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।